एपिसोड 2। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे मोहन ने अपने बेटे को अवधेश के घर का चिराग बना उसकी बेटी को खुद रख लिया ताकि उसके बेटे को सारी ऐसो आराम मिल सके। और जब नर्स ने उसे रोकना चाहा तो उसे बदनाम करने की धमकी दे उसका मुंह चुप करा दिया। 20 साल बाद एक कैफे में कुछ गुंडों के साथ एक लड़का आ किसी लड़की के टेबल पर बैठ गया और उसके हटने को बोलने पर उसी का मजाक बनाने लगा। तो चलिए अब देखते हैं कहानी को आगे। अभी शांति परेशान होकर अपनी माँ से कह ही रही थी कि उन्होंने अक्ष को बहुत सर पर चढ़ा रखा है कि तभी अक्ष अपने दोस्तों के सहारे नशे में धुत घर के अंदर चले आ रहा था। जैसे ही वो सामने अपनी माँ को गुस्से में खड़े देखा वो झट से शांत हो गया और अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने दोस्तों को वहां से जाने को इशारे में ही बोला। उसके इशारे करते ही सारे दोस्त वहां से चले गए। शांति जी गुस्से से अक्ष के पास जाते हुए बोली, आइए जनाब, क्या लाओ आपके लिए? बोले तो आपके लिए एक पैक यहाँ पर भी बना दूं। ये बोल उसे मारने के लिए हाथ उठाने की वाली थी कि तभी यशोदा जी उसकी हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटी ये क्या कर रही हो? जबान बच्चे पर कोई हाथ थोड़ी ना उठाता है। माँ आप मेरा हाथ छोड़िए, सिर्फ आपके ही प्यार के वजह से आज ये इतना बिगड़ चुका है। ये नशा करके घर भी आने लगा है अब। तभी अक्ष अपनी माँ को मारने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज माँ आप मुझसे गुस्सा मत होइए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं पी, वो मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दी है। पर आज के बाद से मैं शराब को टच भी नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस, अब मान जाइए ना? अक्ष लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला। हाँ हाँ तुम्हें तो मैं बेवकूफ लगती हूँ ना, जो तू हर रोज एक ही बात बोलेगा और मैं यकीन कर लूंगी। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। माँ प्लीज इसे बोलिए कि ये चुपचाप अपने कमरे में चले जाए। शांति को इतने गुस्से में देख यशोदा जी अक्ष से कहती है, बेटा अक्ष इस वक्त तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा में है, इसीलिए तुम अपने कमरे में जाओ, हम कल बात करेंगे। अपनी नानी की बात सुनकर अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ओके नानी, यू आर द बेस्ट नानी इन वर्ल्ड। ये बोल वो लड़खड़ाते हुए बोल अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद यशोदा शांति को समझाते हुए बोली, देख बेटा अब अक्ष बड़ा हो गया है, उसके ऊपर ऐसे हाथ मत उठाया कर, उसे बुरा भी लग सकता है ना। तो मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताइए। मैं जानती हूँ कि वो बुरा नहीं है, वो सबसे बहुत प्यार करता है, पर उसकी संगति ठीक नहीं है। आप देखती है ना कि वो हर रोज नशा करके घर आ जाता है और मेरे गुस्सा करने पर वहीं हर बार की तरह झूठ बोलने लग जाता है। ये सब अगर इसके पापा को पता लगेगी ना तो फिर इसकी खैर नहीं है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें दामाद जी से इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी दिन भर अपने काम के कारण परेशान रहा करते हैं, ऊपर से अगर तू उन्हें ये सब बातें बताएगी तो वो अक्ष पर गुस्सा ही करेंगे। इसीलिए तो माँ मैंने अभी तक उनसे ये सारी बातें छिपा कर रखी है। पर ये बाहर जिस तरह सभी को परेशान करते रहता है और कॉलेज में जैसे सबके साथ बदतमीजी करता है, उसे देखकर लगता नहीं है मैं इनसे ये सब और ज्यादा दिन तक छिपा पाऊंगी। अच्छा बेटा अब तुम अपनी गुस्सा को छोड़ो और चल कर देख ले कि आज खाने में क्या बनेगा। तब तक मैं अपने शाम के समय का पूजा कर लेती हूँ। इधर पलक जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा अपने घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर आ गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपने सारे किताब कॉपी छिपा कर रख अपनी माँ रानी के पास रसोई में जाते हुए बोली, माँ मैं आ गई। रानी ने जैसे ही पलक की आवाज सुनी खुशी से उसके तरफ मुड़ते हुए देख बोली, मेरी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, उसे भूख लग गई होगी ना। आ चल मैं तेरे लिए जल्दी से पराठा बना देती हूँ। अपनी माँ की बातों को सुन पलक जल्दी से आगे बढ़ रानी के गले से लगते हुए बोली, मुझे पता है माँ, आप मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करती है और पापा से भी झूठ बोलती है, तो क्या मैं आपके सपने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर सकती हूँ? मैं एक दिन जरूर डॉक्टर बनूंगी, आप देख लेना माँ। और मुझे कोई पराठा नहीं खानी है, इतनी गर्मी में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप बाहर जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं खाना बना लूंगी। अच्छा तो अब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे काम नहीं करने देगी। अभी तू सिर्फ पढ़ाई कर और सारा काम मुझ और छोड़ दे, मैं सब कर लूंगी। नहीं माँ, मैं शुरू से ही देखती आ रही हूँ कि पापा ना तो आपको और ना ही मुझे प्यार करते हैं, बल्कि वो तो मुझे बोझ समझते हैं। लेकिन आप हमेशा उसने लड़कर मेरी साथ खड़े रही है, आपने बहुत कुछ सहा है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ। तभी बाहर से मोहन के गुस्से में बोलने की आवाज आई, आज तुम माँ बेटी कर क्या रही हो रसोई में? खाना क्या तुम्हारे दादा आकर बनाएगा? मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो, मेरे पास तुम लोगों के जैसे फालतू का समय नहीं है। मोहन की आवाज सुन झट से रानी एक प्लेट में खाना लगाते हुए बोली, बेटा तू जाकर जल्दी से पानी दे आ, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। अगली सुबह 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 मोहन अपने काम पर चला गया। उसके जाने के बाद पलक माँ के पास जाकर कहती है, माँ मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी से कॉलेज जाकर आती हूँ,
और हाँ, आप परेशान मत होइएगा, मैं पापा के आने के पहले ही वापस घर आ जाऊंगी। देख पलक बेटा, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी का मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, तुझे जल्दी करने की कोई जरूरी नहीं है, आराम से आना। पलक भी अपने माँ का आशीर्वाद ले कॉलेज चली जाती है। वो अपने क्लास में पीछे वाले बेंच पर बैठ अपने कुछ किताब निकाल उन्हें पढ़ने लग जाती है। तभी उसके क्लास में अक्ष भी अपने दोस्तों के साथ राउडी स्टाइल में अंदर आते हुए खड़ा हो गया। उसके अंदर आते ही सारे लड़के और लड़कियां खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। चूंकि वो कॉलेज में दबंग बना घूमता था और जो कोई उससे पंगा लेता वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसीलिए कोई उससे उलझना नहीं चाहता था। पर पलक बिना अपना सर उठाए अपने किताब में ध्यान लगाए हुई थी कि तभी अक्ष की नजर उस पर पड़ी। उसे देखते ही वो खुद में ही बोल पड़ा, अरे ये तो वही कल कैफे वाली देहाती है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया। बड़ा अकल है इसमें, अभी इसका दिमाग ठिकाने पर लाता हूँ। ये बोल अक्ष उसके बेंच के पास जाते हुए बोला, अरे भाइयों देखो ये मिस बहन जी को, ये इतनी पढ़ाकू है जो मुझे एक गुड मॉर्निंग तक विश नहीं कर सकती है। इसमें इसका टाइम बर्बाद हो जाएगा ना, क्यों? ये बोल हंसने लगा। उसे देख बाकी के सारे स्टूडेंट भी हंसने लगे। पलक ने जैसे ही अपना सर उठा अक्ष की तरफ किया, उसे देखकर वो झट से खड़े होते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अरे अरे बहन जी को गुस्सा भी आता है। अगर तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना है तो चुपचाप मुझे गुड मॉर्निंग विश करो, शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। क्यों दोस्तों? अक्ष ये बोल हंसने लगता है। उनमें से एक दोस्त बोला, हाँ भाई अक्ष, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही घमंड है, तभी तो ये तुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोली। उसकी बात सुन पलक बड़े ही शांत स्वर में उसे जवाब देते हुए बोली, क्यों भाई, तुम्हारा दोस्त कहीं का राजा है या इस कॉलेज का प्रिंसिपल है जो मैं इसे गुड मॉर्निंग बोलूं? बेचारा एक ही क्लास में कितने दिन से पड़ा हुआ है, बोर नहीं हो जाते हो तुम? ओहो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है। पलक शांति शांति में ही अक्ष को ताना मार दी, जिसे सुनकर अक्ष एकदम गुस्से से बोखला उठा और पलक का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे अक्ष त्रिपाठी को टोंट मारा। तुझे अपनी पढ़ाई पर इतना ही घमंड है तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुम इस पढ़ाई का करोगी क्या? किसी के घर जाकर कर तुम्हें चूल्हा तो ही फूकना है? हम बड़ी है पढ़ाकू, आइंदा अगर तुम मेरे नजरों के सामने आए ना तो फिर सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसीलिए ज्यादा बेहतर यही होगा ही भगवान से प्रार्थना करो कि आगे से तुम मुझे कहीं पर दिखाई ना दे जाओ। और जोर से पलक को धक्का देते हुए उसे जमीन पर गिरा वहां से जाने लगा। अचानक से जमीन पर गिराने से पलक की कोहनी में चोट लग गई और उससे खून भी बहने लगा, जिससे पलक को भी गुस्सा आ गया और वो भी जाते जाते अक्ष से बोल ही दी, अरे तुम क्या मेरा शकल नहीं देखना चाहते हो? मैं तुम्हारी शकल पर थूक तक नहीं फेंकना पसंद करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ मिस्टर अक्ष त्रिपाठी, नफरत। तुम जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। पलक के इतना कहने की देर थी, अक्ष से अपना इतना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फिर से मुड़ जाने की बजाय पलक के पास आ उसके चेहरे को घूरने लगा। पलक उसके ऐसे घूरने से काफी डर गई थी। अभी अक्ष कुछ और करता उससे पहले ही पलक की एक दोस्त जल्दी से बीच में आते हुए पलक को अपनी तरफ खींच अक्ष से बोली, प्लीज अक्ष इस बार इसे माफ कर दो, जाने दो इसे, आगे से मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू ऐसा क्यों बोल रही है तान्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, समझी? ये एक नंबर का घटिया इंसान है। देख तान्या, तान्या पलक की दोस्त का नाम है। इस बार मैं इसे सिर्फ तेरे इतना कहने पर जाने दे रहा हूँ, वरना तू जानती है कि अगर मेरे साथ कोई भी इस तरह बात करता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। हाँ अक्ष, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं पलक को भी बता दूंगी, बस इस बार इस बात को जाने दो। तान्या के जैसे तैसे मनाने पर अक्ष मान गया और वहां से चला गया। उसके जाते ही पलक तान्या से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, देख तुझे अगर उस घटिया इंसान से डर लगता है तो तू जाने, पर मैं इस तरह किसी से डर कर नहीं रहने वाली हूँ, समझी तू? इस पर तान्या उससे कहती है, तू अक्ष को नहीं जानती है पलक, वो किस तरह का बंदा है। अगर वो अपनी पर आ जाए ना तो तू सोच भी नहीं सकती है कि वो क्या कर जाएगा। इस पर पलक कहती है, तुझे कैसे पता कि वो क्या करेगा? सिर्फ मैं ही नहीं जानती हूँ, बल्कि इस कॉलेज में सारे लोग जानते हैं कि जब भी कोई उससे पंगा लेता है तो वो उसके साथ क्या करता है। देख पलक, मैं जानती हूँ कि तू हमेशा सही का साथ देती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अक्ष से उलझ जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही रुक जाए या कोई परेशानी तुम्हें हो। तुम उस अक्ष को नहीं जानती हो, वो बंदा एक नंबर का लोफा और घटिया है। तुमसे पहले भी इस कॉलेज में जब एक लड़की ने उससे उलझने की कोशिश करी, उसके के साथ इसने क्या किया जानती हो? हम क्या किया होगा? उसे धमकाया होगा, और क्या ही कर सकता है वो नकचढ़ा। नहीं, उसने उस लड़की को कोई धमकी नहीं दी,
बल्कि उसने अपने एक दोस्त को उस लड़की को उठाने को बोल उसके साथ गलत सलूक करने को बोल दिया, जिससे वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। और इस डर से कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, यहाँ से पढ़ाई छोड़ हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या वो घटिया इंसान था ये तो मुझे पता थी, पर वो अपने ईगो के लिए इतने नीचे गिर सकता था ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे अपनी माँ के सपने का फिक्र ना होता ना, तो मैं इस नकचरे को अच्छे से बताती कि हर लड़की की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। पर तू तो जानती ही है कि मैं किस तरह से अपने पापा से छिपकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। इसीलिए तो पलक, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस अक्ष से उलझो, वरना तेरी माँ का सपने का क्या होगा। और अगर तुम्हारे पापा को पता लग गई कि तुम पढ़ाई करती हो तो फिर वो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देंगे। हम तुम सही कह रही हो तान्या, और मुझे किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर एक डॉक्टर बनना है, जो सपना मेरी माँ ने मेरे लिए देखा है। हम ये हुई ना बात, अब चलो चल कर कुछ खा लिया जाए, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इधर उसी क्लासरूम में अक्षय एक बेंच पर बैठे पलक के किए गए अपमान को सोच सोच गुस्सा हो रहा था। ऊपर से उसके फ्रेंड भी उसे चिढ़ा रहे थे। उसके एक दोस्त ने उसे कहा, क्या भाई अक्ष, तू कैसे उस बहन जी टाइप लड़की को ऐसे जाने दे सकता है, जबकि उसने तेरी सबके सामने कितनी बेइज्जती करी। क्या सोचेंगे सारे कॉलेज के लड़के लड़कियां हमारे बारे में कि हमें वो इतना कुछ सुना के चली गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हें क्या लगता है वो बहन जी मुझे इतना कुछ सुना के चली गई और मैं चुपचाप बैठे उसके बातों को याद करता रहूंगा? वो तो मैं उस समय तान्या के कहने पर उसे जाने दिया, ताकि सारे कॉलेज वाले को ऐसा ना लगे कि मैं उनकी बातें नहीं मानता हूँ। अरे बदला तो मैं उस लड़की से लेकर ही रहूंगा। उसने मुझे, अक्ष त्रिपाठी के ईगो को सबके सामने हट किया है, उसका बदला तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। उस लड़की से मैं हद से ज्यादा नफरत करता हूँ। उसने अभी तक मेरी दबंगई देखी ही कहाँ है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मुझसे उलझना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। ये बोल अक्षय एकदम आंखें बड़े बड़े कर मन ही मन बदला लेने के बारे में सोचने लगा। कॉलेज में छुट्टी हो गई, सभी निकलकर अपने अपने घर के लिए जाने लगे। तान्या और पलक भी एक साथ कॉलेज से निकली और सड़क पर आ किसी ऑटो के मिलने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक उसके सामने अक्ष की जीप आकर रुकी और अक्ष उससे एटीट्यूड में उतरते हुए उनके पास गया और तान्या से बोला, तान्या तुम अपने घर जाओ, इस मिस बहन जी से तो मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। ये बोल अक्ष पलक के हाथों को झट से जबरदस्ती पकड़ उसे खींचते हुए अपनी जीप में बिठा लिया। पलक अपनी हाथ को छुड़ाते हुए बोले जा रही थी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दूंगी। उसकी बातों को सुन अक्ष हंसे जा रहा था और बोला, हाँ तो चले जाना, पहले मेरा हिसाब तो छुट्टा होने दो। तान्या भी काफी कोशिश की अक्ष से कि वो पलक के साथ ऐसा ना करे, पर अक्ष कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने तो साफ बोल दिया, अगर तुम्हें भी इसके साथ चलना हो तो बोलो, वरना यहाँ से जाओ। अक्ष की बात सुन तान्या चुप रह गई और वो पलक को जबरदस्ती जीप में बिठा लेकर वहां से चला गया। तान्या वहीं खड़े खड़े खुद में ही बोली, इसी बात का डर था मुझे, अब पता नहीं वो अक्ष पलक के साथ क्या करेगा। भगवान जी पलक का साथ देना, मैं उसे नहीं बचा पाई उस घटिया इंसान से। ये बोल तान्या मायूस सी वहीं कुछ देर खड़ी रही। इधर पलक बार बार अक्ष के हाथ को जीप की स्टीयरिंग पर से हटा उसे गाड़ी रोकने को कह रही थी, पर अक्ष भी कुछ कम नहीं था। उसके किसी सवालों का कोई जवाब न देते हुए बस गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था। और कुछ ही देर में वो अपने फार्म हाउस जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने गाड़ी रोक दी और उससे उतर पलक को भी जबरदस्ती खींचते हुए जीप से नीचे उतार लिया और अपने फार्म हाउस के अंदर जा उसे एक सोफे पर जोर से धकेल दिया, जिससे पलक जाकर सोफे पर गिर पड़ी। इस तरह से अक्ष को अपने साथ बर्ताव करते देख वो सच में काफी डर गई थी। ऊपर से तान्या ने उसे आज जो कुछ भी उसके बारे में बताया था, उससे उसके अंदर डर होना भी जाहिर सी बात थी। वो डरते डरते ही बोली, देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। ये बोल पलक वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अक्ष उसे पकड़ते हुए बोला, अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है मिस बहन जी यहाँ से जाने की, अभी तो सारी रात पड़ी है, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, फिर कल चले जाना अपने घर। वैसे भी मुझे एक ही चीज बार बार यूज करने की आदत नहीं है। ये बोल अक्ष हंसने लगा। अक्ष की बात सुनकर पलक को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसकी तरफ देख उसे एक जोरदार थप्पड़ गाल पर जरते हुए बोली, छे तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम्हारे मुंह से ये सब सुन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी परवरिश किसी ऐसे घर में हुई है जहाँ पर औरतों को सिर्फ एक यूज का सामान समझते हैं। अगर यही बात मैं बोलूं तुम्हारे माँ के लिए तो तुम्हें कैसा लगेगा। पलक की बात अक्ष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया और वो गुस्से से पलक के गाल को दबाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोलन की। खबरदार अगर आगे से तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो
अगर तुझे अपनी जान और अपनी इज्जत इतनी ज्यादा ही प्यारी है तो आइंदा मेरे सामने कभी मत दिखना, समझी? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे डर से अब घर से बाहर नहीं निकलूंगी? तुम्हारे वजह से मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत? जब से तुमसे मिली तब से तुम्हारे नाम से भी मुझे घिन आने लगी है। शायद इससे पहले मैं नफरत क्या होती है ये बात जानती भी नहीं थी, पर तुमने मुझे बता दिया कि नफरत क्या होती है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही मुझसे दूर रहा करो और हो सके तो मेरी शकल ही ना देखो। पलक अक्ष से एकदम गुस्से में बोले जा रही थी। उसकी बात सुन अक्ष बोला, तुम्हारी तो जुबान केची की तरह चल रही है अभी भी। मैंने सोचा कि चलो एक बार तुम्हें छोड़ दूं, पर नहीं, तुम इस लायक नहीं जो तुम पर रहम की जाए। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोल अक्ष उसे खींचते हुए कमरे के तरफ लेकर जाने लगा। पलक खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी अक्ष का फोन बज उठा जो उसके घर का था। किसी और का कॉल होता तो वो इस वक्त बिल्कुल ना उठाता, चूंकि ये कॉल उसके घर से था इसीलिए वो पलक का मुंह अपने हाथों से दबाए जल्दी से फोन उठाते हुए बोला, हाँ हेलो, कोई काम था क्या? अक्ष की बात सुनते ही यशोदा जी बोल पड़ती है, अक्ष बेटा जल्दी से तुम घर आ जाओ। नानी क्या हुआ? आपकी आवाज इतना सेठ क्यों लग रहा है? प्लीज बोलिए। बेटा वो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और इस वक्त घर में दामाद जी भी नहीं है। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। अपनी माँ की तबीयत खराब होने के बारे में सुन वो तुरंत पलक के मुंह पर से अपना हाथ हटाया और फोन पर अपनी नानी को दिलासा देते हुए वहां से दौड़ते हुए निकल गया और बोला, नानी आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसको इस तरह घबराए भागते देख पलक को कुछ समझ नहीं आया। जो इंसान अभी उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश आ रहा था, वो अचानक से इतना घबराए हुए कहाँ भाग गया। पर जहाँ भी गया हो मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब जल्दी से मैं भी यहाँ से निकल जाती हूँ। अगर वो फिर से यहाँ वापस आ गया तो नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये बोल पलक भी वहां से भागकर निकल गई और जैसे तैसे ऑटो कर अपने घर पहुंची। जैसे ही वो घर आए, उसकी माँ की नजर सीधे उसके हाथों पर पड़ी जिसमें काफी लाल रंग के गहरे निशान पड़े हुए थे। वो निशान देखते ही रानी दौड़कर पलक के पास आते हुए घबराए हुए पूछी, पलक बेटा ये तेरे हाथों में इतना गहरा निशान कैसे पड़ गया? तुझे ये चोट लगी कैसे? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हे भगवान! रानी जी घबराए हुए ये सब बोले जी रही थी। तभी पलक ने जल्दी से अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, माँ आप पहले शांत हो जाइए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये छोटा सा खरोच लग गया वो कॉलेज में बस, और आप इसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही है? अच्छा, तो तुम्हें ये छोटी सी चोट लग रही है, देखना तेरे हाथों पर कैसे ये निशान पड़ गए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी होते होते प्यार हो गया।